नमस्कार व्यूअर्स। मेरा नाम शिव कुमार अग्रवाल है और मैं वन वार्सिटी से हूँ। वन वार्सिटी इंडस्ट्री और एकेडमिया गैप को ब्रिज करने के लिए काम करती है। हम इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स लेकर आते हैं आपके क्लासरूम्स में टू डिलीवर द राइट इंफॉर्मेशन एंड राइट एजुकेशन इन द मोस्ट प्रैक्टिकल मैनर। लेकिन ये एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वन वार्सिटी ने पहल करी है अपने इंडस्ट्री पॉडकास्ट की, जिसमें हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं और उनसे उनकी जर्नी के बारे में समझते हैं। आज उसी पहले पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं रमेश अग्रवाल जी, फाउंडर्स एंड चेयरमैन ऑफ अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। नमस्कार सर। नमस्ते। हमारे वन वार्सिटी के पहले पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हमारे व्यूवर्स को बता दूं, वैसे तो सर को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट सर ने एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में एक ऐसी कंपनी की शुरुआत करी, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में एक ऐसी कंपनी की शुरुआत करी है जो अपने आप में एक बेंचमार्क बन गई है, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। रमेश जी, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए उसकी जर्नी ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। भारत में आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सबकी जर्नी और सबका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। तो हम सबसे पहले बस यही जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी जर्नी किस तरीके से थी? छोटे रमेश अग्रवाल जी कौन है? शिव जी, आपने कहीं न कहीं तो वो कई बार मैं सब पुराना याद करता रहता हूँ, तो आपने तो पुराने को याद दिलवा दिया। जब आज इस आयु में जब मैं देखता हूँ और जब मैं कई बार अपने आप से पूछता हूँ कि परमात्मा इम्पार्शियल होता है, सबको जन्म देता है और उसके बाद जब देखते हो तो कुछ लोग जैसे के तैसे रह जाते हैं, कुछ लोग किसी मुकाम पे पहुँच जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि जो मुकाम से भी दूर चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों? क्या परमात्मा इम्पार्शियल है या पार्शियल है? क्यों ऐसा करता है? तो उसमें जब ध्यान आता है तो ये आता है कि जो आप इस दुनिया में आने के बाद जिन लोगों के साथ आपकी संगत होती है, आप उसके प्रारूप बदलते जाते हो। अच्छे माँ-बाप का मिलना, अच्छे दोस्त का मिलना और अच्छे अध्यापक का मिलना, ये सब धीरे-धीरे करके आपको अपने उस के रूप में ढालते रहते हैं। तो मैं एक अपने आप को इतना बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे घर में पिताजी के पास में कोई ऐसी आय का साधन नहीं था, मगर संस्कारों की वो पोटली थी, यदि मैं उसको तुलना करूँ रुपए से, तो शायद रुपए वाला पलड़ा उसका ऊपर उठेगा, संस्कार वाला पलड़ा नीचे दबेगा। वो मेरे को माँ-बाप मिले। उसके बाद मेरा संपर्क आया अच्छे लोगों के साथ। 97 में संघ के साथ में जब मेरे को एक स्वयंसेवक बनने का मौका मिला और 2-4-5 साल के बाद एक जिम्मेवारी मिली। उस टाइम पर मंडल होता था, मंडल का बौद्धिक प्रमुख के नाते से प्रचारकों का घर में आना होता था। वो एक अच्छी संगत जिसको मैं कह सकता हूँ। स्कूल में गया, पता नहीं वो सारे हिंदुस्तान के छांटकर अध्यापक शायद हमारे स्कूल में भेजे थे, ऐसा लगता है मेरे को। उन्होंने अद्भुत वो चीज़ उनसे सीखने को मिली। बिल्कुल साधारण स्कूल, गांव का स्कूल, हिंदी मीडियम से पेड़ के नीचे पढ़ने वाला स्कूल। व्यवस्था ना थी, कम थी, कमज़ोर थी, मगर उन अध्यापकों का जो पढ़ाने का एक तरीका था, वो मेरे लिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 चीज़ किसी व्यक्ति को मिल जाती है, तो उसका फिर ग्राफ जो नींव है, जो बेस है, वो बहुत मजबूत हो जाता है। तो मेरे को तो ये कोई असीम कृपा थी, तो तीनों चीज़ मिली। ये मेरी वहाँ से शुरुआत। यदि आप पूछे उसके बाद उससे मिला क्या, उसको मैंने क्या एग्जीक्यूट किया। हमेशा कई बार क्या होता है कि जब कई बार जब मिलते हैं तो कई ऐसे इत्तेफाक होते हैं, तो आपके एक अच्छे व्यक्ति कहते हैं कि चलो आज एक नई चीज़ की हम कोई शपथ लेते हैं या कोई एक चीज़ छोड़ने की कसम खाते हैं। बहुत सी बार होते हैं और हम चुपचाप से रहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता। किसी का मन कहता है ये भी नहीं हो सकता। मगर मैं ये सोचकर कि जो लोग मेरे साथ हैं, जो मेरे को कसम खुआ रहे हैं या मेरे को सिखा रहे हैं या कोई चीज़ बता रहे हैं, ये मेरा कोई बुरा नहीं कर सकते, ये मेरे लिए ही कर रहे हैं। तो उनकी बात मानते हुए कोई व्यक्ति एक चीज़ खा लेता है और बचपन में कोई चीज़ आप कसम खा लेते हैं, तो आपके मन में एक वो रहता है कि मैं नहीं यार,
सबके बीच में एक चीज़ की हाँ भरी थी। मैंने सब एक चीज़ की छोड़ने की हाँ भरी थी, एक नई चीज़ लेने की हाँ भरी थी। तो बचपन में एक वही चीज़ मेरे को एक आज भी खड़ा रखती है कि घूम फिर कर के भी आप ये नहीं करोगे। एक संयम के मामले में उस टाइम का एक जो वचन जो मैंने दिया था कि जाने अनजाने में, ज़िंदगी भर में, जो हमारे उस टाइम के विभाग प्रचारक थे माननीय जगदीश मित्तल जी, जो अक्सर ही एक रोल मॉडल मार्गदर्शक रहे। तो उनका व्यक्तित्व को देखते हुए और वो हमेशा अपने जिनके साथ उनका साथ मिलना रहता था, सबको ही देते थे, पर कितने लोगों ने अपनाया, कितने ने नहीं अपनाया, वो समय की बात है। तो कहते हैं संयम के अंदर रहना है, वो नहीं खोना। कितनी ही प्रलोभन आ जाए, कितने ही कुछ ऐसी चीज आ जाए, जैसे कि आदमी का एक क्या होता है, कहीं ना कहीं बहक जाता है। उसके बाद उनके दिए हुए नियम वो ऐसे एग्जीक्यूट किए, ऐसे अपने आप में कूट कूट कर भर लिए, जो मेरे को उसके बाद ऐसा बदलता गया वो समय, ऐसे मैं अपने आप को बदलता गया, और उस बदलाव के कारण जो मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। ये पूछोगे वो क्या थे? संयम के मामले में मैं भारतीय वायुसेना में जैसे भर्ती हुआ, वहां पर अक्सर सब लोग 99% लिख कर का वहां चलन रहता है, पी लेते हैं, मगर मेरे को कोई ढक्कन भी नहीं सूंघा पाया, क्योंकि वो एक मन में ऐसा दृढ़ संकल्प था कि मेरे को हाथ ही नहीं लगाना। आप नहीं सूंघना भी तो बहुत दूर रही, ओके मतलब पीना तो बहुत दूर रही, कहीं सोने के लिए भी कहीं मौका नहीं मिला। किसी व्यक्ति ने मजाक मजाक में फ्रेंड सर्कल ने दोनों हाथ बांध दिए, दोनों पांव बांध दिए, कहते इसको तो हाथ पिलाएंगे जब पशुओं को पिलाते हैं। और मैं याद है वो सीन, सुंदरीसन था मद्रासी जो ये कर रहा था, उसको मैं ऐसा काटा, उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, और वो मेरी कंप्लेन भी नहीं कर पाया। काम ये था। हाँ, कंप्लेन भी नहीं कर पाया। तो उसके बाद वो था कि बोले इसके हाथ में लगा दिया। बड़े बड़े लोग हर तरह का होता है, जो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं ट्रैप में। एक आयु ऐसी होती है नारियों के ट्रैप में, सुंदरता के ट्रैप में, मगर भूर की परी भी जो कोई थी, वो रमेश अग्रवाल को ट्रैप नहीं कर पाई। ये वहां का संयम था उस हमारे माननीय संघ के जो प्रचारक थे। और तीसरा, कितनी भी आपदा आ जाए, कितनी भी विपदा आ जाए, आपको झूठ का सारा लेकर नहीं निकलना, ये उनका ये था। तो ये सारी चीजें वहां का संयम के अंदर एक ही कंसिस्ट ऑफ दिस ऑल 3 वर्ड्स, वो वहां से किया। और उसके बाद फिर एक धरोहर जो थी पिताजी के माध्यम से, संघ के प्रचारक के माध्यम से, वो धरोहर मेरे पास इतनी थी, तो मैं कहता था कि ये तो उस पूंजी से भी कई गुनी है, जो मेरे को कैश पोटली बांध कर भी देते थे पिताजी। शायद वो मेरी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती थी, पर ये आज तक मेरे पास, ये खत्म नहीं होगी। ये है मेरा वो बचपन का, जो मैं कई बार याद करता हूँ। रात आपने पूछ लिया तो मेरे को मौका मिल गया बताने। सर, मैं आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी पे आऊँगा, लेकिन इससे पहले एक और मैंने स्टोरी सुनी थी। आप बस में जब ट्रैवल कर रहे थे, और कुछ टिकट वाली स्टोरी है वो, जी, जिसमें आपके पिता, हाँ, मैं समझ गया। जब मैं बचपन में था, हमारा शहर हिसार था, नलवा गांव से, जो 30 किलोमीटर दूर था। 30 किलोमीटर गांव से 30 किलोमीटर दूर था। आपने नाम सुना होगा ओपी जिंदल जी का। हाँ जी। उनके पिताजी का देहांत हो गया था, दादा नेतराम जी, दादा नेता ही बोला करते हैं हम छोटा नाम से, दादा नेतराम जी का। और 12 दिन के बाद एक सबको, हमारे क्या होता है कि गांव में जितने भी लोग होते हैं ना, उसको भोजन के लिए बुलाते हैं, पर कौन सा भोजन बोलते हैं। हाँ। पंडितों को फिर पूरा गांव को डिमांड। हाँ। तो वो शहर के अंदर जाना था, 10 करीबन 10 गांव 12 गांव को बुला रखा था। तो हमारा गांव के ही रहने वाले हो, तो हम भी गए हुए थे। अब उस टाइम पर पिताजी, ताऊ जी, मैं और ताऊ जी के लड़के, वो मेरे 6 महीने बड़े हैं, तो हम चारों वहां पर बस में बैठे हुए थे। जब वो बस वाला आया, उस टाइम पर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, कोई टिकट कोई ज्यादा नहीं थी, कोई 1 रुपए की टिकट होगी शायद। तो वो टिकट वाला टिकट करके आया मांगने, पिताजी ने मेरी ले ली आधी टिकट, और अपनी ले ली पूरी टिकट। ताऊ जी ने अपनी टिकट ली एक, और जो मेरे से 6 महीने बड़ा था मेरा भाई, ताऊ जी का लड़का, तो उसको गोद में बिठा रखा था। तो बोला ये छोटा है, बस कंडक्टर, कोई खास बात नहीं, वो चला गया। और दोनों जब उतरे वहां हिसार के अंदर,
जिंदल के जाने के लिए। तो जो ही उतरते ही पिताजी के ऊपर ताऊ जी चढ़ गए। बोला तू क्या कमाएगा, बेवकूफ आदमी है। देखा मैं 8 आने या 1 रुपया बचा लिया और तुमने दे दिए, ये होता है व्यापार, इतना सीखा तुमने। ओ बहुत डांटा। पिताजी छोटे थे, ताऊ जी का कहना मानते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये 7 साल से ऊपर की आधी टिकट लगती थी। 7 साल से ऊपर है ना? बोला है तो है, कौन पूछा? ये तुम्हारे से इससे और 6 महीने बड़ा था, कोई पूछा गया इसको? बोले मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो इनको ये कह रखा कि जो है वह है, झूठ कभी बोलना नहीं। आज मैं इसको झूठ सिखाऊंगा, कल ये खुद बोलेगा, परसों फिर ये 4 को झूठ की बात करेगा, तो फिर क्या होगा? तो पिताजी ने साधारण तरीके से उसकी बात टालकर हम चले गए, वापिस आ गए। तो वो चीज जो थी ना, वो ध्यान में मेरे आज तक भी है कि आप पिताजी ने कितनी बात सुन ली उस 8 आने चवन्ने के बारे में, पर उन्होंने झूठ नहीं। उन्होंने एक मैसेज दिया उस मेरे छोटे से बचपन के अंदर कि बेटा कितनी भी तकलीफ आ जाए, आपको उसका सहारा नहीं लेना, चाहे आप उसमें आपको नुकसान भी हो रहा होगा, पर लेटर और सुंदर इसके लाभ जो होंगे ना, वो सुगध लाभ। ये वो टिकट की बात। आप किस स्कूल से पढ़े हुए हैं? मैं है वो हरियाणा के अंदर एक स्कूल है, हिंदी मीडियम का, आज भी स्कूल है, मैं जाता हूँ स्कूल के अंदर हर साल के अंदर। जो दिवाली के बाद अध्यापक सब आते हैं, मेरे को लेके जाते हैं। वो कमरा भी देख के आता हूँ जिसमें 10वीं के अंदर मैं मतलब पढ़ा करता, क्योंकि 6ठी तक तो हमारे पास कमरे नहीं थे, तो पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे दरी बिछा के। और 7वीं के अंदर 2-3 कमरे बन गए थे, पर हमारा नंबर नहीं आता था। जो बच्चे 9वीं 10वीं थे उनका नंबर आता था। और 8वीं के बाद और 2-4 कमरे बन गए थे, तो हमारा नंबर आने लग गया था। और 10वीं में हमारे को किसी ने, दानदाता ने, वो डेस्क भी बना के दे दिए थे। अच्छा, नलवा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, अब तो कॉलेज भी बन गया वहाँ पर। वहाँ मैंने पढ़ाई। कुछ आप आपकी माताजी के बारे में बताइए, उनका क्या प्रभाव है? जनरली जो मतलब हम हमारी लैंग्वेज में अगर बात करें तो जो लड़के होते हैं वो ममाज बॉय होते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो पिताजी की डॉल होती हैं। हमारे पिताजी का क्या रहता था, एक अलग ही स्वभाव के व्यक्ति थे। उनसे कभी, यानी कि कोई बिल्ला कुत्ती दूध भी पी जाएगा ना, तो उनकी हिम्मत नहीं थी उनको मार दे। कहते हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। कोई डंडा लेकर भी नहीं मार सकते थे, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि अरे भाई ये जीव है, जीव है, इसके नहीं मारना। हाँ। पर दूध पी रहा है तो हटाना भी है। हाँ। कोई गाय भैंस पशु हमारे खेत में घुस जाता था, पिताजी मिट्टी देते ऐसे ऐसे करके उसको हटाया करते थे। उसको मारते नहीं थे, शोर मचा के हटा देंगे, मारना नहीं। पक्षियों से जब वो सुबह सुबह जिंदगी भर वो जितनी भी क्षमता थी, ज्वार के दाने, बाजरे के दाने, वो सुबह सुबह भोर उठकर 5 बजे डालने जाते थे। एक पार्टिकुलर जगह है वहां पर गांव के बाहर, और मैं कभी कभी उनके साथ चला जाया करता था सुबह उठकर। तो जब देखा करता था तो वो पक्षियों से बात करते थे, अरे तूने बहुत खा लिया, भाग तू, अब तुम आ जा, मोर आ जा, वो आ जा। तो सारे पक्षी उसका इंतजार करते थे कि वो आएंगे, और सारे हटकर दौड़ दौड़ कर जिस तरह आया करते थे। उस टाइम कोई फोटोग्राफी नहीं थी, मैं तो हाथ फोटोग्राफी आज तो लेकर रखते थे। तो उनसे बात करते थे, उसको कहना भी मानते थे, डाल दिया ना, दूर हो, भाग, तुम आ जाओ, उनको डालना, उनको बात करना। तो उसके साथ साथ उसमें से लेकर थोड़ा मोटा मैं भी डालता था। तो उनका जो एक अलग ढंग का था कि जो अहिंसा का जो वर्ड है, वो वास्तव में शायद कहीं ना कहीं उनमें कूट के बराबर। माँ, ये तो एक पक्ष हो गया पक्षियों के साथ, उसके साथ। दूसरा पक्ष क्या होता था, हमारी वहां दुकान होती थी, उसके अंदर कोई भी आ गया, पैसे नहीं है, वो उधार दे दिया करते, भाई कभी भी दे देना, देखो मैं याद नहीं रखता, लिखता नहीं, तुम याद रख लेना, कोई तुमको देना है, मैं नहीं लिखूंगा। हाँ। तो वो क्यों नहीं लिखते थे, क्योंकि माँ भी दुकान में बैठा करती कभी कभी, पिताजी। तो वो धीरे से हमारी बड़ी बहन माँ को पढ़ा दिया करती, माँ देखो उसके पास 100 रुपये भी नहीं, उसको उधारे दे दिए, वो पैसे आने नहीं। तो पिताजी जान करके नहीं लिखा करते थे कि वो माँ को पता लग जाएगा। अच्छा। फिर माँ कहती थी भाई लुटाएगा क्या, क्या खाएंगे अपन, कम में दे दो पर उधार मत दो, ये वापस नहीं आते पैसे। तो पिताजी को बताता मैं उधार नहीं दूंगा तो उस घर में ये खाना काज में भी नहीं होगा। तो इस तरह का स्वभाव पिताजी का था, इस तरह का स्वभाव माँ का था। और माँ
का जो सबसे बड़ा रूप था, वो था एक, कहते हैं पूरे परिवार को बांध कर रखना, अपनत्व। कम है तो कम में खा लेना, मगर किसी ये नहीं कि कहीं भी हाथ पसार ले, क्योंकि उस टाइम बड़े सादा सीमित थे। चप्पल नहीं है तो दोनों ही बहन भाई की एक जोड़ी के अंदर दोनों को पहना दिया करते कि एक दिन तुम पहनोगे, एक दिन तुम पहनोगे। मगर ये नहीं है कि घर में ये कहा कि चप्पल नहीं है भैया आज, 2 जोड़ी ले आओ। पिताजी को उन्होंने कभी, उनको पता था कि सीमित इनकी आय है, तो इनको कुछ कहूंगी तो बेचारा कहाँ से लाएगा, काम तो दोनों मिलकर ही घर में करते थे, पता ही था। तो उन्होंने ऐसे ढंग से महसूस भी नहीं होने दिया हमारे को कमी है। और कहीं ऐसा हमारे दूर दूर तक आज भी गांव में चर्चा होती है माँ की, तो कहते चिठानी बोलते हो हमारे गांव में, बोला वो चिठानी जैसी देखी नहीं, वो बिल्कुल बन ठन कर रही। कभी किसी को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इनके घर में कमजोरी है, और बाहर अपने हिसाब से रही, अपने कमांड से रही। जो व्यवहार बनाना चाहिए उससे अच्छे व्यवहार बनाए, परिवार के साथ व्यवहार जोड़े, दूर दूर तक एक्सटेंडेड परिवार के साथ अच्छे व्यवहार जोड़े। तो उनके स्वभाव से तो ऐसा है कि हमारा पूरा परिवार जो व्यवहार कुशल जो बना है, वो सारा माँ जी के लिए। आप किसका प्रभाव ज्यादा मानते हैं अपने ऊपर, पिताजी का या माता जी का? एक पक्ष उनका है जिसमें करुणा और कोमलता, दया, दयालु, संवेदना, वो सारा कुट के पिताजी का है। एक व्यवहार कुशल आदमी को रहना चाहिए, वो सारा माता जी। कुछ मित्रों के बारे में बताइए अपने। कुछ ऐसे मित्र थे साथ में, मैं गांव में पढ़ाई में थोड़ा सा ठीक ठाक था, तो ठीक ठाक के नाते से सब लोग पढ़ने के लिए आया करते थे मेरे से। अच्छा, आप पढ़ाते थे? सब मतलब साथ वाले, मतलब होमवर्क कर लिया करते। तो कई बार मैं कह दिया करता, अभी किसी ने कुछ थोड़ा दूर से बोल दिया, मैं कल मेरे साथ नहीं आओगे, तो मेरे साथ बड़ी चमचागिरी करता था, क्योंकि पढ़ाई में मैं ठीक था सब मिलाकर गांव के अंदर। और पहला ऐसा विद्यार्थी था जो उस टाइम तक कभी हमारे, पहला विद्यार्थी था मैं जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं टॉप किया था। जिसे कारण पूरे गांव के अध्यापक ने मेरा एक नोटिस बोर्ड पे एक नाम लिखा था कि ये पहला विद्यार्थी से रिकॉर्ड बनाया। और फिर उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते DEO, वो एक 250 रुपये का इनाम उस टाइम पर 78 के अंदर लेकर आए थे कि भाई ये सरकार की तरफ से आपको इनाम मिला है। तो दोस्त सर्कल सब ठीक थे। एक दोस्त थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब उसके साथ मेरा लगाव था, अब नहीं रहा, अशोक शर्मा, उसका बेटा मेरे साथ काम करता है, उसकी शादी में भी मैं गया था। तो वो भी मेरे साथ ही काम करता था, पर अचानक अटैक से वो उसकी आई हो। मतलब जैसे मैं कॉलेज में जाता था, मेरा कॉलेज कॉमर्स का था जो 4 बजे तक चलता था, अशोक के पास आर्ट्स थी जो 1-1:30 बजे ख़त्म हो जाती थी। तो मैं नहीं समझता कि वो कभी भी 1:30 बजे घर में निकला होगा। वो 1:30 बजे तक अपना क्लास करने के बाद 4 बजे तक वो मेरे कमरे के बाहर बैठा रहता था। वो निकलेगा, फिर उसके साथ मैं बस स्टैंड पे जाऊँगा, फिर बस में बैठ के गाँव में आकर थे, वो डेली पैसेंजर जैसे होता ना, उसमें आते। अच्छा लंगोटिया याद था, और उसको तो मैं कभी भी मिस करता हूँ। एक सवाल थोड़ा हटके पूछता हूँ जी। क्या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पढ़ाई में अच्छा होना जरूरी होता है? एक एजुकेशन जो पढ़ाई होती है वो आपको लिटरेट तो कर सकती है, हाँ, पर एजुकेटेड नहीं कर सकती। लिटरेसी और एजुकेशन बहुत फर्क है। मैं कई बार कहता हूँ कि जो व्हाइट हाउस पे जिन्होंने जहाज से अटैक किया था, उसको बर्बाद किया था, वो सब लोग लिटरेट बहुत थे, हाईली एजुकेटेड। जो पायलट था तो पढ़ाई होगा, इंजीनियर भी थे, वो कंप्यूटर के भी जानकार थे। हाँ, आपके हिसाब से तो पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे थे सर, डिग्री थी। हाँ, पर एजुकेटेड नहीं थे। यदि वो एजुकेटेड होते, पढ़े लिखों में संस्कार का दोनों का समावेश कर देते हैं, तो वो एजुकेटेड बन जाता है। वो नहीं था, उनको मानवता नहीं थी, करुणा नहीं थी, संवेदना नहीं थी, उससे वो वंचित थे। हाँ, तो लिटरेसी प्लस संवेदना, करुणा, मानवता, सामाजिकता, ये सारी जब मिल जाती है तो एक एजुकेटेड हो जाता है। और ये सारी चीजें स्कूल नहीं दे सकता। स्कूल आपको लिटरेसी दे सकता है, समाज, घर, परिवार, मित्र में जो हो रहा है, आई थिंक ये सारा मिलके जो एक व्यक्तित्व बनता है,
और आप उससे क्या सीख रहे हैं और आपको क्या शिक्षा मिल रही है उससे? अभी और उस दौर के स्कूल के अंदर मैं थोड़ा-सा परिवर्तन समझता हूँ कि वो पहले स्कूल के अंदर केवल एक लिटरेसी से ही ताल्लुक होता था, मेरा रिज़ल्ट क्या आया। अब शायद इसका कुछ परिवर्तन हुआ है कि हर विद्यार्थी को मैं समझता हूँ कि 12 महीने में कुछ 52 घंटे ऐसे दिए गए हैं कि उसको सेवा के काम करने हैं। वो उसके करिकुलम का हिस्सा बना दिया, हाँ, ताकि वो संवेदनशील बन जाए, वो करुणामयी बन जाए। क्योंकि ये दोनों रिक्त पाया गया इतने सालों के बाद। एक 52 साल से 2024 हो गया, शायद 1956 से एक स्टडी चल रही थी हार्वर्ड में कि व्यक्ति का एक ऐसा गुण बताओ जो कभी भी उसको दुखी नहीं कर सकता, खूब खुश रहता है। तो सब मिलकर देखा गया कि मैनी पीपल दे हैव बिकम ए हीरो पिक्चर में, जिसको लोग बोलते हैं कि वो खुश हो जाएगा। कुछ पॉलिटिशियन बन गए, बोला जी तो खुश हो जाएंगे। कुछ लोग प्रोफेसर बन गए, कुछ सीए एडवोकेट बन गए। तो सबको आज तक भी वो स्टडी चल रही है, इतने सालों से प्रयोग किया गया ये व्यक्ति के ऊपर, फिर उनका आकलन किया गया हर 3 साल में 5 साल में, तो खुशी का पैमाना जोड़ा गया। मगर वो व्यक्ति खुश मिला जो सामाजिक था, जो समाज के लिए काम किया था, जिसमें संवेदना थी, जिसमें करुणा थी। वो 2-3 चीज जिसमें मिसिंग थी, वो बढ़ तो गया मगर खुश नहीं रहा। तो ये चीजें ऐसी है जो आदमी को खुश रखती है। इकोनॉमिकली बढ़ गया लेकिन खुशी नहीं मिली। हाँ, तो जो आपका जो पूछना है कि भाई खुशी, और उसके लिए आपको संवेदना और करुणा, और ये स्कूल के अंदर मिसिंग हुआ करती थी। तो शायद सब लोगों ने सोचकर उन बड़े-बड़े जो भी आदमियों ने निर्णय लिया होगा, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये भी स्कूल में करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए, अब बन गया है। तो अब स्कूल की एजुकेशन पहले थी, वो आज नहीं है। आज के बाद के जो बच्चे पढ़कर जाएंगे, वो संवेदनशील भी बनेंगे, करुणामयी भी बनेंगे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो एजुकेशन पॉलिसी चेंज करने के बाद आया है जी, और ये दिखेगा। अपनी आपने जर्नी बताई, आपने एयरफोर्स जी, का डिसीजन कैसे लिया ज्वाइन करने का? मैं जब मंडल की जिम्मेवारी थी बौद्धिक प्रमुख की, तो कई गांव में शाखा लगाने की जिम्मेवारी मेरी थी। साइकिल से जाया करते थे, तो एक दिन एक गांव में, दूसरे दिन दूसरे गांव में, बाजू में 5-6 गांव होते थे। एक सवाल, आप संघ से कब जुड़े? 77 में। उस समय आप स्कूल में थे? हाँ, स्कूल में था। कौन सी मैं क्लास में? था करीबन 8वीं एग्जाम दे दिए थे मैंने। इमरजेंसी खत्म हो गई थी। अच्छा, इमरजेंसी खत्म होने के बाद हमारे वहाँ शाखा एकदम जोर-जोर से लग गई थी। हाँ, क्योंकि कुछ जितने भी हमारे अध्यापक थे सब वो जेल में थे, तो इमरजेंसी के बाद सब बाहर आ गए। बाहर आ गए तो फिर मिलना-जुलना थोड़ा-सा और ज़्यादा कर दिया, तो वहाँ शाखा लगनी शुरू हो गई थी। और उसके बाद फिर मेरा दायित्व थोड़ा-सा बढ़ गया था, मंडल की जिम्मेवारी दे दी थी। मैं थोड़ा सक्रिय था मतलब। और आपने क्यों ज्वाइन किया था? मेरा क्या था कि मेरे को जब करीबन कोई 3 महीने या 2 महीने हो गए थे शाखा लगती हुई स्कूल के पीछे, तो मैं वहाँ पर भी शाम के टाइम पर हम हॉकी खेलने आते थे, तो बैठ गया वहाँ पर। तो देखा कि भाई 4-5 विद्यार्थी उसके अंदर अपना खेल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। वो हमारे इंग्लिश के अध्यापक, वो भी उनके साथ खेल रहे हैं। तो जब वो जोर-शोर कर रहे थे, मतलब वंदे मातरम और वो, तो मेरे में जोश आ गया। तो उनके खेलते-खेलते मैं भी उस ग्राउंड में घुस गया। तो धीरे-धीरे करके फिर वो मैं वहाँ का आदी बन गया। और फिर वहाँ क्या शुरुआत में थोड़ा-सा और आपका उसमें जुड़ाव, फिर आपके बाद कोई ना कोई देखते हैं कि हाँ, जिम्मेवारी देती। क्योंकि मैं 5-10 गाँवों के अंदर जहाँ शाखा लगाने जाता था, तो मैं 2 काम करता था। मैं मेरी पढ़ाई के खर्चे के लिए साइकिल के ऊपर चाय पत्ती शहर से लेके आता था, एक 40 किलो की पेटी, और उसके 80 पैकेट बनाता था आधा-आधा किलो के। ओके। और वो साइकिल के अंदर 2 बैग के अंदर डालकर मेरे नज़दीक के जो 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर गाँव होते थे, हाँ, उनमें मैं जाकर बेच के आता था। वो लोग मेरी ले लिया करते थे। पिछले हफ्ते का जो पहले दिया हुआ उसका पैसा आ जाता था, और ये मैं वो उनको रख के आ जाता था। फिर वो मेरा बेचते थे। फिर तो ये नया पुराना होता रहता था।
तो मेरे 2 काम हो गए थे। व्यापार तब से कर रहे हैं यानी कि। खर्चा निकालने के लिए, तो क्योंकि हाँ। पिताजी के पास इतने साधन सीमित थे, तो मैं इतना ज़्यादा उनके ऊपर पढ़ाई का भार दे नहीं सकता था, क्योंकि यदि वो पढ़ाई का भार उठाते तो शायद मैं पढ़ भी नहीं पाता, क्योंकि हम 7 भाई-बहन हैं। उनकी अच्छा। शादी, उनके खर्चे, उनके कपड़े, गाँव के अंदर छोटा-सा एक बाद में दादाजी के समय खेत था, वो खेत दादाजी के बाद पिताजी ने बोला भी मैं तो खेती नहीं कर सकता, तो उन्होंने अपने दुकान का काम सौंपा। ताऊ जी को खेत मिल गया, पिताजी को दुकान मिल गई जब अलग हुए तो पिताजी दुकान कर लेते। दुकान के अंदर कोई ज़्यादा आमदनी नहीं थी, शायद मैं समझता हूँ कि 1000-1200 रुपये की आमदनी हुआ करती थी। इससे हमारा खर्चा निकल भी जाया करता था। गाय थी तो दूध उसका आ जाया करता, तो दूध का खर्चा खत्म हो गया, घी का खर्चा खत्म हो गया, खाने पीने का खर्चा गाँव में कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। और जब शादी बहन बेटी की होती है उसमें खर्चा ज़्यादा लगा होता है, तो वो खर्चे के अंदर फिर आदमी साल 1.5 साल के बाद खड़ा हो, फिर दूसरी बहन की शादी आ गई, फिर दूसरी शादी आ गई, तो वो तो अपनी ज़िंदगी भर उनकी शादियों के अंदर ही निपटा रहता है, मतलब लगा रहता है। तो फिर मेरे को ये अपना साइकिल से चाय पत्ती आराम से मेरी बिक जाती थी, और उसके साथ-साथ मैं उस गाँव में शाखा भी लगा लिया करता था। मेरे गाँव में वो किया, वो साइकिल खड़ी की और वहाँ शाखा लगनी शुरू हो गई। तो ऐसे उस टाइम पर मैं 6-7 गाँव में शाखा लगाया करता था। और उसके बाद फिर 15 दिन के लिए मेरे को विस्तारक भेज रहे थे हमारे विभाग के प्रचारक, हमारे जगदीश जी। उसी टाइम एयरफोर्स की एग्ज़ाम भी हो रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि भैया नहीं, एयरफोर्स का एग्ज़ाम लिख, ये छोड़ दो। अच्छा। तो मैं बोला कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम लिखना है अम्बाला में, और मैं हूँ हिसार में, तो मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि अम्बाला में 7 दिन का एग्ज़ाम था मेरा। मैं 7 दिन एग्ज़ाम के लिए अम्बाला में रहूँगा कहाँ? ठहरूँगा कहाँ? और खर्चा कहाँ से आएगा? पिताजी ने तो कहा कि 50-100 रुपये ले जाओ भाई, मैं तो इससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं। तो 100 रुपये के अंदर में जाना, आना, 7 दिन एग्ज़ाम लिखना। तो उसने कहा कि चिंता मत करो, संघ का कार्यालय है दिल्ली अम्बाला कैंट के अंदर, और उस टाइम के वहाँ के प्रचारक थे कथुरिया जी, और IIT पास थे वो, इतना मेरा ध्यान, IIT कानपुर। ओके। तो उनके नाम चिट्ठी लिखी, राकेश कथुरिया जी, जवान यंग एकदम गोरे चिट्टे। तो कह कि ये हमारा कार्यकर्ता आ रहा है, इसको 7 दिन का एग्ज़ाम देना है वहाँ पर, और आपको केवल इनकी व्यवस्था सोने की करनी है। ये लैट्रिन बाथरूम सुबह आपका जो रूटीन होता है उसको आधा घंटा पहले यूज़ करेंगे। हो सकता है तो एक चटाई दे देना जो ये सो सके, और एक बल्ब खुद लेकर आएंगे अपना, और बाहर कहीं गैलरी में जगह है तो बल्ब लगाएंगे, अपना बल्ब लगा देंगे और पढ़ेंगे ये, और भोजन ये अपना खुद व्यवस्था कर लेंगे। ऐसा करके चिट्ठी लिखी, क्योंकि हमारे संघ में सारी व्यवस्था बता देते हैं कि आपके ऊपर क्या भार पड़ेगा। अच्छा। तो मैं उनको चिट्ठी दिखाई, एक चटाई दे दी मेरे को, ये लैट्रिन बाथरूम है, हम सब लोग 6 बजे उठ के करते हैं, तो आप 5 बजे उठ के कर लेना, ताकि किसी के बाधा ना आए। और पढ़ने के लिए आपका एक बल्ब लाइट हम दे दी, और सुबह चाय आपको मिलेगी, सब लोग पीते हैं। तो भोजन तो हमारे प्रचारकों का किसी के घरों में होता है, तो आपको भोजन तो खुद करना पड़ेगा। तो अब मैं उस टाइम पर जब डेली एग्जाम के लिए जाता था और 4-5 बजे मैं वापस आ जाता था, तो एक टाइम खाना खा लिया, एक टाइम केले खा लिए, क्योंकि पैसे कम होते जा रहे थे धीरे-धीरे। मेरे को वापस गाँव में भी जाना है टिकट लेकर। तो एक मन में ही रहता था। संडे वाला दिन था, उस दिन एग्जाम नहीं था मेरा। अच्छा। तो उस दिन मैं पढ़ रहा था, तो राकेश जी ने कहा कि आज किसी के घर में भोजन है, चलोगे क्या? मैं तो इंतजार कर रहा था 3 दिन से, पूरी कोई खाकर कोई कुछ खाकर अपना पेट भर रहा था। तो वहाँ एक सूर्य बांधी होते थे, बाद में गवर्नर बने उत्तराखंड के। अच्छा। संघ के बड़े अच्छे वो थे। तो सूर्य बांधी के घर में भोजन था, उनकी जीप सबको लेने आई, तो जीप में मैं भी बैठ कर चला गया, भोजन किया। वहाँ घर में कुछ गन्ने भी रखे हुए थे, तो सबने गन्ने भी चूसे। तो उसके बाद मैं वापस आया, तो मेरा 2 दिन 3 दिन का कोटा पूरा हो गया था जी। इस तरह से मैं एयरफोर्स में भर्ती होकर, और जितने लड़के थे वहाँ पर मैं नंबर 2 आया था। एक सैनी लड़का अम्बाला का नंबर 1, नंबर 2 में आया, और फिर वहाँ से कहा कि अब आपके घर में लेटर आएगा। तो 3 महीने के बाद लेटर आ गया, और फिर मैं MTI मद्रास ट्रेनिंग करने के लिए चेन्नई चला गया। उस टाइम मद्रास होता था एयरफोर्स स्टेशन मद्रास, मैंने सुना आपका पढ़ा था, वहाँ में चला गया। ऐसा था। किस ईयर में आपने ज्वाइन किया था? एग्जाम 79 में दिया था। उस टाइम पर मैं
करीबन पौने 18 साल का था, तो 18 साल की आयु के बाद ही वो भर्ती लेते हैं। अच्छा एग्जाम पहले ले लेते हैं 17-18 के बीच में। अच्छा अच्छा हाँ, और 18 साल के बाद जो ही 2 दिन हुए थे, 3 दिन हुए थे मेरे, तो इमीडिएटली कॉल लेटर आ गया और मैं वहाँ चला। तो आपकी पोस्टिंग चेन्नई में ही रही? ना, पोस्टिंग नहीं रही, अच्छा वो ट्रेनिंग सेंटर था, MTI, मैकेनिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा MTI मैंने चेन्नई से की, 15 महीने की ट्रेनिंग होती है। हाँ। उसके बाद जो मेरी पहली पोस्टिंग हुई वो कश्मीर में हुई। अच्छा तो श्रीनगर मौका मिला जाने का। श्रीनगर के बाद फिर वो टोटली वहाँ के जो लोकल जितने भी एरिए थे, करगिल, थवाइस, अवंतीपुरा, बारामूला और ये सारा एरिया, द्रास, ये मेरे को देखने का मौका मिला। -28 डिग्री तक मेरा वहाँ टेम्परेचर को देखने का मौका। कैसी जर्नी लगी वो -28 डिग्री में काम करना? एक जज्बात था कि किसी तरह डिफेंस में भर्ती होना है, बॉर्डर को बारीकी से देखना है, अपने हाथों से वहाँ पर कुछ मतलब बंदूक चला के देखना है, ये सारे सपने थे मतलब। और वो एयरफोर्स में मेरे पूरे। आपने चलाई वो? ट्रेनिंग के अंदर तो ज़्यादा चलानी होती है। ट्रेनिंग के बाद क्या होता है कि साल में एक दिन होता है कि आपको इतने कारतूस के फायर करने होते हैं, अच्छा मतलब सामने दीवार पे टारगेट बना के। हाँ तो वो साल में हर बार नंबर आता है। बाकी कभी उस तरह से चलाने का मौका नहीं मिला कि कभी दुश्मन को मारने का मौका मिले, ऐसा कोई वार हुआ नहीं। हाँ उस समय। 84 के अंदर जरूर ब्लू स्टार हुआ था। हाँ तो अब ये था कि ब्लू स्टार के अंदर ये हमारी मतलब एयरफोर्स स्टैंड बाई थी कि शायद कई बार ऐसा न हो जाए कि वार हो जाए। हम्म। तो मैंने कहा कि यदि आप लोग उचित समझे तो मेरे को राजा सांसी एयरपोर्ट था हमारा अमृतसर में, तो मेरे को वहाँ भेज दोगे तो मैं एक सपना भी मेरा पूरा हो जाएगा। कभी कुछ हुआ तो मैं एटलीस्ट कह सकता हूँ कि मैं वार देख कर आया, वार लड़ा। तो मेरे कमांडर ने, ST निगम ने कहा कि तुम मन से जाना चाहते हो? मैंने दया तो मन से ही जाता है। हाँ तो मेरे को उन्होंने एक वहाँ पर भेजा अमृतसर। हाँ रहा मैं 7-8 दिन, मगर हमारे को कभी मौका नहीं मिला कि वो, क्योंकि वो सारा थल सेना ने सारा काम किया। हाँ बट वी वर स्टैंड बाई, हमेशा हम स्टैंड बाई थे, ORP पे रहते थे एकदम कि एक सिग्नल मिले और एंड वी कैन बी एयर। वही उस समय भी मिग एयरक्राफ्ट थे? हमारे पास उस टाइम तो नेट एक्टिव था अच्छा और अजीत बोलते थे, नेट, अजीत और हंटर, अच्छा 3 जहाज थे। हाँ क्योंकि मिग शायद 80s में ही आए थे ना इंडियन एयरफोर्स में। मतलब मेरे को याद है वहाँ पर जो उड़ रहे थे अमृतसर में वो हंटर उड़ रहे थे। हंटर उड़ रहे थे। हंटर आवाज़ ज़्यादा करते थे। हाँ वो शायद वो बड़े फैन वाले जो। हाँ, तो और अजीत और नेट था, अजीत था, ओके जिसमें फ्लाइंग ऑफिसर शेखो जो लोगों को जिस टाइम पर 71 के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान के 3 जहाज गिराकर आप शहीद हुआ था, अच्छा वो नेट था। अच्छा तो नेट क्या था कि छोटा जहाज होता है, जैसे मतलब डॉग फाइटिंग को बहुत बढ़िया करता था नेट। अच्छा उस जमाने की, अब उस तो बहुत जमाने में बढ़िया। हाँ अब तो तो आप समझे कि डॉग फाइटिंग में क्या, उनका जहाज दुश्मन का जहाज, डॉग फाइटिंग, वो उसकी पूंछ पकड़ता है, वो हाँ, तो वो आपस में एकदम डोज जल्दी देकर दूसरे को टारगेट आसान करते थे। आजकल तो टारगेट सारा कैलकुलेटर हो गया, हाँ हाँ डिजिटल हो गया। हाँ उस टाइम तो वो अपने अनुभव से टारगेट मारते थे कि दूसरे के जहाज को ऊपर जाकर नीचे डालना, नीचे से ऊपर कभी भी नहीं जाता था, अच्छा ऊपर जाकर ही नीचे के जहाज को गिराना होता था। अच्छा आपका ऊपर होना चाहिए, दुश्मन का नीचे होना दुश्मन चाहिए नीचे तो। तभी वो गिरेगा, जो नीचे रहा वो मरेगा। अच्छा और जो ऊपर गिरा कर टारगेट करने के लिए फिर घूमकर वापस ही आना है आना आपको, नीचे आके ही आप ऊपर जाओगे इस तरीके। तो फ्लाइंग ऑफिसर शेखो ने छोटी सी आयु में ट्रेनिंग कर आया था वो, ये जब फाइटर पायलट था, मगर कमाल किया, बट शहीद हो गया वो हाँ रनवे को और कश्मीर को बचाता हुआ शहीद हो। हम्म ये था।